ये यहाँ किसने लाया? देख लो आगे। अब ये लास्ट रह गया, इसके बाद डायरेक्ट एलसीआर आएगा। कल भी बताया था, उससे पहले के लेक्चर में बताया था, इन सवालों में सारा काम ग्राफ का है। ग्राफ क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जो प्रेरक तत्व उसका ग्राफ कैसे बनता है देखो। अगर ये धारा है तो नॉर्मल केस में प्रेरक तत्व क्या होता है? अग्रगामी होता है कि पश्चगामी? नॉर्मली प्रेरकत्व का जब हम निकालते हैं तो वो आता है V0 साइन ओमेगा t माइनस 90। तो सिंपल केस में, प्रेरकत्व के केस में धारा पश्चगामी होता है किससे? वोल्टेज से। धारा पश्चगामी होता है वोल्टेज से। लेकिन आप इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे कि धारा अगर पश्चगामी है वोल्टेज से, इसका मतलब वोल्टेज अग्रगामी है किससे? धारा से। तो हमें, क्योंकि धारा की, कल भी बताया था, हमें धारा की जो दिशा है वो यही रहना है, एक्स एक्सिस में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज अग्रगामी होगा धारा से। और ये भी बताया था शॉर्टकट में कि अगर आपको एल के लिए निकालना है तो एल के लिए एल बना लो, सिंपल। ठीक है, एल के लिए ज़्यादा सोचना नहीं, एल के लिए एल वाला ग्राफ बना दो तो ये समझ जाना कि वी एल है। सेम वैसे ही ये तो एल के लिए हो गया, ये वी एल। सी के लिए क्या होता है? सी के लिए यही चीज हो जाता है प्लस। तो हम कहते हैं धारा 90 डिग्री अग्रगामी है वोल्टेज से। तो अगर धारा 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री क्या चल रहा है? पीछे। तो इसका मतलब अगर ये धारा है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अब वोल्टेज सी के लिए तो ये कर दिया 90 डिग्री पीछे। तो आपको करना क्या है? दोनों ग्राफ को आपस में मर्ज कर देना है, मिला देना है। कल के डेरिवेशन में हमने यही किया था, इससे पहले वाले में भी यही किया था। तो ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खुद सोचो। आई की दिशा फिक्स है, वी एल ऊपर की तरफ है और वी सी नीचे की तरफ। तो दोनों ग्राफ को अगर मिलाया गया तो देखना क्या बनेगा? फेजर ग्राफ। सिंपल सा एक नया ग्राफ हमें मिलेगा, बड़ा सिंपल सा। यही ग्राफ हेल्प करेगा कल एलसीआर समझने में, एलसीआर में बहुत हेल्प करेगा। तो ये ग्राफ कैसे हुआ? बीच में हुआ आई, बीच में हुआ आई, ठीक है। तो आई कैसे? ये वी एल हुआ ऊपर की तरफ, वी सी हुआ नीचे की तरफ। आपने दोनों ग्राफ आपस में मिला लिया, बीच में हो गया 0। ये ग्राफ हुआ, ठीक है। और आपको पता है हमें वोल्टेज की दिशा देखनी होती है। कल या परसों के डेरिवेशन में क्या हो रहा था? ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। कल कौन सा वाला किया था हमने? लास्ट लेक्चर सी वाला था या एल वाला था? कल आर सी था ना। तो ये वी आर की दिशा थी, ये वी सी की दिशा थी, ठीक है। नहीं, कल वो था, उससे पहले वी एल था। तो हमने ये किया था, ठीक है। तो हमने देखा था वोल्टेज की अलग अलग दिशा आई, तो हमने बीच का रास्ता निकाला, एक परिणामी वोल्टेज किया। कल वी सी वाले में क्या हुआ था? ये वी आर की दिशा थी और ये वी सी की दिशा थी। यहाँ पे भी वोल्टेज की अलग अलग दिशा आई, तो आपने बीच का रास्ता निकाला और परिणामी निकाला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो वी एल की दिशा ऊपर की तरफ है, वी सी की दिशा नीचे की तरफ है। तो दो अलग अलग दिशा है। अब ये अलग दिशा ऐसे भी नहीं है कि तुम इसका बीच का परिणामी कहीं और निकाल लो। ऐसे केस में ना, जब बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बने, ये बन रहा है बिल्कुल 180 डिग्री का एकदम, ये देखो अपोजिट है, एक ऊपर है तो एक किताब नीचे है। तो जब ऐसा अपोजिट वाला एंगल बने तब हमें पता क्या करना होता है? बड़े में से छोटा घटा देना होता है। जैसे सपोज करो कि अगर ये 15 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, और ऐसे 15 की दिशा ऊपर और 5 की दिशा नीचे, और आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो सिंपल सा काम किया करो, बड़े में से छोटा घटा दो, क्योंकि वोल्टेज हमेशा बड़े से छोटे की ओर जाता है। तो ये 15 में से 5 गया तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? 10। और 10 वोल्ट किस तरफ जाएगा? जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा उस तरफ वोल्टेज आएगा। वोल्टेज हमेशा ज़्यादा की तरफ जाता है। तो ये जो फाइनल वोल्टेज निकलेगा ना इसका, वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिस साइड ज़्यादा हो। समझ रहे हो बात? जैसे नीचे वोल्टेज है 7 वोल्ट और ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट। अब बोला गया इसका परिणामी निकालो, तो इसका परिणामी कितना होगा? 5। और फाइनल जो वोल्टेज आएगी उसकी दिशा किस तरफ जाएगी? ऊपर या नीचे? जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा फाइनल वोल्टेज उसी तरफ खिसक जाएगा,
5 वोल्ट। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं दी है, हम तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूले में मान के चल रहे हैं, माना दोनों में से कोई एक की वैल्यू ज़्यादा है, मान लिया कि माना VL की वैल्यू ज़्यादा है किसकी तुलना में, VC की तुलना में, तो उस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा उसको मानेंगे VL में से VC घटाएंगे, क्योंकि हमने मान लिया VL बड़ा है। अगर उल्टा होगा, VC बड़ा होगा VL से, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा, तो उस केस में हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो VC में से VL घटाएंगे, और क्योंकि VC बड़ा है तो दिशा BC की तरफ रखेंगे, VC माइनस VL, ऐसे। ठीक है, तो कोई एक कंडीशन हमें लेनी होती है, आंसर चाहे VL को बड़ा मानो चाहे VC को बड़ा मानो, आंसर सेम ही आएगा, हमें कोई एक कंडीशन मान के चलनी होती है, चलना होता है हमें एक साथ। तो हम मान के चल रहे हैं परिणामी वोल्टेज V है, तो एक मान के चल रहे हैं दोनों में से कोई एक बड़ा है, मान लेते हैं VL ही बड़ा है, हालांकि किताब में 100% VL ही माना जाता है हर जगह कि VL बड़ा है, वो बस माना जाता है, हो कुछ भी सकता है बड़ा, VL भी हो सकता है VC भी। तो कुल मिला के VL बड़ा है तो फाइनल दिशा किस साइड होगा, ऊपर की तरफ, और जो परिणामी विभव होगा उसको क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। हमें अगर एग्जैक्टली अगर नहीं पता है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पे ये चिन्ह लगा सकते हो, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो चिन्ह है ये है माइनस का चिन्ह, जैसे देखिए है माइनस का, लेकिन A माइनस B करने में और A ये करने में, दोनों में क्या अंतर है। ये चिन्ह लगाने का ऑटोमेटिक मतलब होता है कि आप दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आगे कर दे। अगर A की वैल्यू ज़्यादा है तो A में से B घटेगा, और अगर B की वैल्यू ज़्यादा है तो B ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, B में से A घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चिन्ह का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल A बराबर 4 और B बराबर 6 पुट कर दिया मैंने, तो कौन बड़ा है, B बड़ा है, तो उस केस में सिंपल सा B में से A घटेगा, मतलब 6 में से 4 घटेगा, तो ऑटोमेटिक बड़ा वाला आगे आ जाएगा। यही वैल्यू अगर उल्टा कर दिया, ऊपर 6 नीचे 4 हो गया, अब बड़ा कौन है, A है, तो उसमें सिंपल सा घटेगा A माइनस B। तो कुल मिला के इस चिन्ह का मतलब है जो बड़ा है उसको आगे रख लेंगे, जो छोटा है वो पीछे, ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा बड़ा वाला। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो परिणामी वोल्टेज ये है, दिशा हमने दिखा दी ऊपर की तरफ, ये मान के चले कि चलो VL बड़ा है, सपोज दैट। कुल मिला के VL और VC के बीच कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री, 0 डिग्री नहीं। ये देखो ये VL है और इसको घुमाओगे ना तो यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री, और फिर घुमाओगे तो जाएगा पूरा 180 डिग्री, या ऐसे में घुमा लो, ऐसे भी करोगे तब 90, और फिर उसको और 90 घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस टोटल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हम मान के चल रहे हैं यही इसका परिणामी वोल्टेज है V बराबर। ठीक है, ये चिन्ह याद रखना, इस चिन्ह की स्पेशलिटी क्या होती है, जो आगे बड़ा होगा उसको हम ऑटोमेटिक आगे कर लेंगे। इसमें I का कोई काम नहीं है, याद रखना। मतलब पिछले बार हम I से लेके पाइथागोरस वगैरह लेते थे, तो पाइथागोरस क्यों लेते थे हम, पाइथागोरस हम हमेशा V के लिए लेते थे, एक VR आता था तो एक VC आता था, तो इनके बीच का एंगल देखते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें ऐसे ही मिल गया VL और VC, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसमें पाइथागोरस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखते थे, परिणामी विभव यदि V है, लिख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा प्ले है, परिणामी विभव LCR वाला पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा इससे, क्योंकि LCR में से L और C तो दिख ही रहा है, ऐसा बनेगा, और R अगर आ गया तो R का ग्राफ एक इधर आ जाएगा, 3 दिशा दिखाएगा, जो अगला लेक्चर है। परिणामी विभव क्या लिखना था मुझे, परिणामी विभव यदि V है तो, परिणामी विभव यदि V है तो क्या होगा, B की वैल्यू सिंपल, V बराबर बड़े में से छोटा घटा दो, तो मान लिया बड़ा ये है, मान ही नहीं रहे हम, छोड़ो, हम सीधा ये चिन्ह लगा दे रहे हैं। इस चिन्ह का मतलब ही होता है कि जो भी बड़ा होगा दोनों में से वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जैक्टली मान ही नहीं रहे हैं, तो V बराबर VL माइनस VC,
इस चिन्ह का मतलब है जो भी बड़ा हो आगे आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, ये पीछे के डेरिवेशन में बता चुका हूं मैं। VL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल V बराबर IR होता है वीर। तो मैंने क्या सिखाया है अब तक, R के केस में R तब होता है जब संधारित्र लगा हो, सॉरी प्रतिरोध लगा हो, बट अगर L है तो L के केस में R की जगह कौन आता है, XL, और C के केस में R की जगह कौन आ जाएगा, XC। तो VL बराबर हो गया I XL, इसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात या प्रतिबाधा, कंफ्यूजन होता है हिंदी में। VC बराबर क्या हो जाएगा, I XC, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैल्यू पुट करो, V बराबर कितना हो गया, I XL माइनस, इसको पढ़ोगे माइनस ही I XC, कुछ कॉमन, I कॉमन है तो I बाहर ले लो, तो I बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, XL माइनस XC। अब सिंपल सा हम पिछले डेरिवेशन में भी कर रहे थे, I जब इधर आएगा गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, B बटे I बराबर XL माइनस XC। और बार बार मैं लिख रहा हूँ, दो डेरिवेशन में मैं लिख चुका हूँ, देखो जरा अपनी कॉपी में। V बटे I को क्या पढ़ते हैं, प्रतिबाधा या प्रतिघात, चूंकि प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा का मतलब जब एक से ज्यादा LCR में कोई दो या तीन आपस में जुड़े हो, LC CR है, यहाँ पे LC जुड़ा है तो वहां पे Z यूज होगा। ये भी प्रतिरोध की फैमिली का ही है, बस Z लगाने का ये मतलब है कि सर्किट में पक्का एक से अधिक जुड़े हैं। तो Z बराबर क्या हो गया, V अपॉन I हो गया, तो V अपॉन I की जगह कर दो Z बराबर हो गया XL, स्मॉल x मत लिखना, कैपिटल XL माइनस, माइनस ये वाला ले रहे हैं हम बार बार, XC। ये सिंपल सा हमारा काम हो गया। बताओ, इसमें तो पाइथागोरस भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, इतना सिंपल था। एक की दिशा ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, हमने बड़े में से छोटा घटा दिया, मान के चले वो सिंपल प्रतिबाधा आ गया हमारा। ठीक है, इसमें अनुनाद वाली केस भी देना होता है, वहां पे थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब बताओ, इसके बाद हम क्या निकालते थे, याद है? उसके बाद हम निकालते थे उसका tan phi। tan phi तब निकाला, tan phi क्यों निकालते थे, phi की वैल्यू पता करने के लिए कि VL और, जैसे यहाँ पे VL और VC है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, उसके लिए हम निकालते थे। तो tan तो तब लगता ना जब वहां पे ढाल हो, यहाँ तो कोई ढाल जा ही नहीं रहा है, ऐसे कोई वैल्यू नहीं जा रही है, या फिर कोई वैल्यू ऐसे नहीं जा रही है। और पहली बात तो tan phi क्यों निकालते थे, ताकि हमें phi पता चले, तभी तो phi बराबर tan इनवर्स करते थे। तो यहाँ तो phi साफ साफ दिख रहा है, VL और VC के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एकदम अपोजिट है। तो यहाँ तो tan phi निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है VL और VC के बीच कलांतर कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। तो वहाँ पे tan phi की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, फेजर ग्राफ, उससे स्पष्ट है ये चीजें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, LC मतलब प्रेरकत्व व संधारित्र, परिपथ के इसे कौन सा ग्राफ पढ़ता है, फेजर ग्राफ। ये सिंपल ग्राफ भी लिख सकते हो अगर नाम याद ना है, फिर भी छोटा सा नाम है, याद करने में क्या है, फेजर ग्राफ। तो ठीक है, फेजर सिंपल, LC परिपथ के फेजर ग्राफ, या फेजर वर्ड यूज नहीं करना है, तुम सीधा ग्राफ वर्ड यूज करो, कि ग्राफ से स्पष्ट है कि, वो तो देख के पता चल रहा है कितने डिग्री का एंगल है। यार राइटिंग नहीं बन रही आज। स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, VL व VC के मध्य, VL देखो ये लाइन आ रहा है कैमरे में, के मध्य कलांतर phi बराबर कितना डिग्री है,
180 डिग्री है। ठीक है, सिंपल सा। क्यों 180 डिग्री हुआ, समझ में आया? कॉमन सेंस लगाना है। VL ऊपर VC नीचे, एकदम अपोजिट दिशा है, तो 180 डिग्री होना ही है। यहाँ से यहाँ है 90 और वहाँ से नीचे फिर अगला 90, तो 90 90 180 ऐसे दिख रहा है। तो आपको tan phi की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कल या परसों किया था लेक्चर में, ठीक है, कौन से लेक्चर पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था LR वाला, एक पढ़ा था CR वाला। LR को RL बोलो चाहे CR को RC बोलो, एक ही बात है। तो उसमें ना हमें एक और इतना डन था, इतने में हो जा रहा था। इसमें ना एक और काम करना पड़ेगा। जब माइनस हो जाता है, जब एक्सेल और एक्सी के बीच ये माइनस का ही चिन्ह है, और इसका मतलब मैंने समझा दिया, जो बड़ा होगा वो आगे, जो छोटा होगा पीछे। ये जब एक्सेल और एक्सी के बीच माइनस आ गया ना, तो उस केस में एक और कंडीशन आती है। वो तभी करना है जब पेपर में स्पेशली बोले कि आप अनुनाद की स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वो तभी आपको एक्सप्लेन करना है। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे अभी। अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहते हैं इसे। इतना क्लियर हो गया? अब जो पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में एक्स्ट्रा अगर पूछेगा तो करेंगे। हालांकि LCR वाले में पूछता है, जो हम कल करेंगे उसमें पूछेगा, और वो तभी होता है जब इसके बीच में कहीं माइनस वगैरह का चिन्ह आए। इतना क्लियर है? ठीक है, ये परिणामी विभव क्यों हुआ? परिणामी विभव हम निकालते हैं V के बीच के लिए। तो यहाँ पे एक V ऊपर जा रहा था, एक V नीचे जा रहा था। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, जब एक दूसरे के अपोजिट होता है तो हम परिणामी उसे मानते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। हम बड़े में से छोटा घटा देते हैं, मानते हैं कि जो फाइनल वोल्टेज है वो बड़े की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये 20 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो दोनों का परिणामी क्या होगा? 20 माइनस 5 15, और जो 15 वोल्ट है उसकी दिशा किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो फाइनल जो होता है वो हमेशा वहां मानते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अगर मान लिया VL बड़ा है, तो ये जो VL और VC का जो परिणामी V है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर VC बड़ा है तो VL और VC का परिणामी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, हमने ऊपर और नीचे का टेंशन ही नहीं लिया, हमने सीधा सीधा बीच में ये चिन्ह लगा दिया कि जो भी बड़ा हो वो सवाल के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा अनुनाद की स्थिति पे आ जाओ। अनुनाद की स्थिति समझ जाओ क्या होता है। ठीक है, वो जब XL माइनस XC का केस आएगा तब अनुनाद की स्थिति सिंपल लगता है। देखो, है बड़ी सिंपल चीज, बस थोड़ा तुम्हारे लिए लैंग्वेज ये नया है। वैद्युत अनुनाद, ठीक है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद, वैद्युत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनुनाद। इंग्लिश में लिख देता हूँ वैद्युत अनुनाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम यह वर्ड आ रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक। अनुनाद को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, हालांकि यह वर्ड केमिस्ट्री में भी आता है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में मान के चलते हैं हम कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति में Z बराबर हो जाता है 0। ठीक है, याद रखना। कभी भी वैद्युत, कभी भी क्या, अभी कल के लेक्चर में ही आएगा, उसी के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अगर LCR नहीं पढ़ाना होता तो मैं इसको नहीं डिस्कस करता, क्योंकि कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है LCR, तो ये पढ़ा दूंगा तो वो तुम्हें फिर आसान लगेगा। तो जब भी अनुनाद की स्थिति आए तो हम मान लेते हैं कि जो आपका Z है वो कितना है? 0 है। तब देखना है, बस फॉर्मूलों के साथ खेलना है, कुछ है नहीं इसमें, फॉर्मूलों के साथ खेलना है। देखो तब क्या हो गया, आंसर पे आओ। Z बराबर आ रहा था ना XL माइनस XC। ठीक है, Z बराबर XL माइनस XC आ रहा था, तो Z तो 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? XL माइनस XC, ये हो गया। अगर ये Z बराबर इतना है तो Z बराबर तो 0 मान लिया हमने, तो XL माइनस XC हो गया। अब मान लिया कि XL बड़ा है XC छोटा है, XC को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? XC बराबर XL या XL बराबर XC, कुछ भी करो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये माइनस का चिन्ह क्लियर ही होता है कि XL बड़ा है और XC छोटा है, तो ये माइनस इधर लेके आता तो XC होता। तो कुल मिला के XC बराबर XL बोलो चाहे XL बराबर XC बोलो। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू रखनी है हमें। ये अनुनाद की स्थिति होती क्यों है? देखो,
अनुनाद की स्थिति निकाला जाता है इसके लिए, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, आवृत्ति। अनुनाद की स्थिति निकाली जाती है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जिसको दिखाया जाता है एफ से, ठीक है। किसी किसी बुक में न्यू से भी दिखाया जाता है, जनरली ये मैप से दिखाता है। तो ये एफ निकालने के लिए होता है। अब एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूलों के साथ तुम्हें खेलना है थोड़ा। मैंने ये फॉर्मूला बहुत बार तुम्हें बताया है कि एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। बीच बीच में ये चीज़ मैं बताते चला आया हूँ, नहीं पता है तो आज जान लो। एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। अब दिमाग में आ रहा होगा ओमेगा क्या हुआ भाई, एल और सी तो समझ में आ रहा है, एल तो प्रेरकत्व है और सी संधारित्र की धारिता है, ठीक है। इसका मात्रक हेनरी में आएगा, इसका फैरेड में आएगा। बट ये ओमेगा क्या है, देखो तब ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का 2π से गुणा कर दो। आपको बताया ना अनुनाद की स्थिति का मेन मकसद क्या होता है, क्या निकालना होता है, मैं ये फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, एफ की वैल्यू। तो जहां जहां ओमेगा है वहां पे एफ की वैल्यू ये 2πf डाल दो। 1/ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल है, तो अगर 2 ओमेगा की जगह ये वैल्यू डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, याद रखना पर्पज क्या है हमारा, एफ की वैल्यू निकालना है। 2πf बराबर, अच्छा सी भी तो है, सी बराबर इधर क्या हो जाएगा 2πf, और ये क्या है एल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए सिर्फ। तो एक काम करो, एफ को ऊपर भेज दो, बाकी सारे टर्म से उसको नीचे। अगर एफ ऊपर गया तो एफ और एफ का क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। या इतना मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, छोड़ो, एक काम मैं पहले ही निपटा लेता हूँ। ओमेगा उधर गया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, एल नीचे आ गया तो एल सी हो जाएगा, ये हो गया एल सी बराबर ओमेगा स्क्वायर, हो गया ना। और ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी तो ओमेगा बराबर चाहिए होगा तो रूट आ जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और नीचे क्या आ जाएगा रूट एल सी, होगा ये गया ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, और एल नीचे आ गया, ये तो स्क्वायर हटा तो सामने रूट आ गया, एक का रूट तो एक ही होता है, एल सी का रूट ये आ गया। अब वैल्यू पुट करो, क्या बताया था मैंने ओमेगा की वैल्यू, चूंकि सिंस ओमेगा बराबर 2πf, अब इजीली निकल आएगा, निकालो ओमेगा की वैल्यू, 2πf इक्वल 1/√LC। तो f बराबर कितना हो गया, जो गुणा में उधर गया डिवाइड में आ जाएगा, तो f बराबर 1/2π√LC। याद रखना इसका आंसर यही आएगा। बताओ कुछ है उस कैलकुलेशन में, जब अलग से पूछेगा आवृत्ति, ये वैद्युत अनुनाद की स्थिति या वैद्युत अनुनाद में आवृत्ति निकालने का, तब तुम ये काम करोगे। कुछ भी नहीं है इस काम को करने में इतना मेहनत, मुश्किल से 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। और आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रा क्या हो जाएगा, Hz, हर्ज, बस दैट्स इट, इतना सा तो था, समझ में आया ना। बस ध्यान रखना है वैद्युत अनुनाद की स्थिति में Z बराबर कितना हो जाएगा 0, और Z बराबर 0 कर दोगे तो सारा काम तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। XC की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है और XL की वैल्यू ओमेगा एल। ओमेगा का मतलब होता है 2π ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक और वर्ड लिखना है। इसे कौन सी आवृत्ति बोलते हैं, वैद्युत अनुनाद है ना, तो ये आवृत्ति है, तो इसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति या वैद्युत अनुनाद की आवृत्ति। यहाँ पर यह लिख देता हूँ, यहाँ या फिर F बराबर क्या है, वैद्युत अनुनाद की आवृत्ति, या इतना लंबा मत करो, सिंपल लिखो। अनुनाद की आवृत्ति को शॉर्टकट में लिखा जाता है अनुनादी आवृत्ति। इसे इंग्लिश में कहेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यह है यहाँ पे, ये F का मतलब है। अब बंद कर दो।